हमारा आज का टॉपिक प्रिसिजन और एक्यूरेसी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पहले चैप्टर में हम मोस्टली वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो फिज़िक्स में बहुत बेसिक हैं, और दूसरा वो चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट से या मेजरमेंट से रिलेटेड हैं। क्योंकि चूँकि फ़िज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखते हैं कि जो हमारी थ्योरीज़ या लॉज़ हैं वो सही हैं या नहीं हैं, उनकी पैमाइश करते हैं। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम यही पढ़ रहे हैं कि कुछ बुनियादी चीज़ें जिसकी वजह से हम आगे चल के बाकी सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँगे वो, और सेकंडली एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो कुछ टेक्निक्स हैं वो, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी है। प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो है ये दोनों टर्म्स मेजरमेंट में यूज़ होती हैं, यानी जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इनके दरमियान डिस्टिंक्शन बहुत सटल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे के रिलेटेड हैं, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन है ना वो बहुत सटल है। तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है जब आप प्रिसिजन और एक्यूरेसी की बात कर रहे होते हैं। तो प्रिसिजन जो है ये बेस करती है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है या नहीं है। ये डिपेंड करेगी कि आपने मेजरमेंट लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वो कितना प्रिसाइज था। और जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड करती है एक और तरह की क्वांटिटी के ऊपर जिसको आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं, या फिर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ की हैं। मैंने अनसर्टेनिटी की बात की है, अनसर्टेनिटी की बात नहीं की एक्चुअली, मैंने फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात की है ये एक्यूरेसी को लेके। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें अनसर्टेनिटी की बात करनी चाहिए कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो आप जनरली मेजरमेंट करते हैं वो किस तरह की होती है, और फिर उस एक एग्ज़ाम्पल से हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, जो प्रिसिजन का कॉन्सेप्ट है और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक जनरल दे रहा हूँ कि कोई भी मेजरमेंट जो आप करते हैं एक्सपेरिमेंट में, जनरली आप अपने फिज़िक्स के कोर्स के साथ ऑफ कोर्स लैब में एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, तो उसमें कोई भी मेजरमेंट जो आप करते हैं ना, अमूमी तौर पे उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई क्वांटिटी कैलकुलेट की है, और क्वांटिटी जो है उसको हम एक्स कह लेते हैं। तो जो उसकी मेजरमेंट की वैल्यूज़ है ना उसको आप एक्स नहीं लिखते। एक्स कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेलोसिटी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको आप सिर्फ ये नहीं लिखते कि अगर वो उस क्वांटिटी को अगर हम जनरली किसी एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसकी मेजरमेंट में सिर्फ एक्स नहीं लिखते, बल्कि आप उसकी जो कंप्लीट मेजरमेंट होती है उसको लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी कहते हैं। ओके, सो लेट मी राइट इट्स नेम ऑन टॉप। ये जो एक्स है हमारे पास, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, जो भी क्वांटिटी हम यहाँ पे मेजर कर रहे थे। सो दिस इज़ द मेजर्ड वैल्यू, जिसके बारे में हमें पूरा यकीन होता है कि ये वैल्यू तो इस क्वांटिटी की है ही है। तो ये मेजर्ड वैल्यू है, और जो डेल्टा एक्स है ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी सिंपली कहलाती है। लेकिन ये हमें ये बताती है कि एक्स जो है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन एक्स की ये वैल्यू जो है ये प्रिसाइज नहीं है। हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट सही वैल्यू है, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो वैल्यू प्रिसाइज उस क्वांटिटी की है वो एक्स से डेल्टा एक्स ज़्यादा भी हो सकती है और डेल्टा एक्स कम भी हो सकती है। डेल्टा एक्स जो है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम इसको डिटरमिन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करती है जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे जो ये आपने x प्लस डेल्टा एक्स मेजर किया, फ़र्ज़ करें कि ये इस पेंसिल की लंबाई है जो मेरे हाथ में है, और अब अगर ये इसकी लंबाई है तो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर इस केस में हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी
एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, और फ़र्ज़ करें इसकी जो लंबाई है वो है हमारे पास 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फ़र्ज़ करें कि ये लंबाई हमने इसकी मेजर की है। अब इस लंबाई को मेजर करने के लिए हमने कोई ना कोई डिवाइस भी यूज़ की है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया है। तो ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, या इस एग्ज़ाम्पल पेंसिल की लंबाई के केस में डेल्टा एल की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है कि हमने कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है इस पेंसिल की लंबाई को मेजर करने के लिए। जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, वो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है। उसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिसिजन है या अनसर्टेनिटी है इस क्वांटिटी में। ओके, तो ये हमारे पास डिपेंड करेगा कि ये चीज़ जो है ना, ये लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे आपने मेजर की है, और यही जो लीस्ट काउंट है, यही हमारे पास प्रिसिजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है उस मेजरमेंट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्रिसिजन है वो प्योरली डिपेंड करती है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी प्रिसाइज़ होगी अगर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका लीस्ट काउंट कम होगा। तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा प्रिसाइज़ होगी हमारे पास। अब मैंने कहा कि जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर, और आपने यहाँ पे देख लिया है कि हमने ये देख लिया है कि अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है। अनसर्टेनिटी जो है, जिसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, वो डेल्टा एक्स होती है, और इसी को आप प्रिसिजन भी कहते हैं। अब इस प्रिसिजन से हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी मालूम करेंगे कि हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी एक्यूरेट है। लेकिन मैंने कहा कि जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमें ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं पहले समझने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन देखने की ज़रूरत है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। अगर आप इनकी डेफिनेशंस में देखें तो ये हमारे पास रेशियो आ रही हैं डेल्टा एक्स और एक्स की। आपको याद दिलाता चलूँ कि मैंने आपको जो जनरल एग्जांपल दी थी उसमें मैंने कहा था कि ये जो एक्स है ये मेजर्ड वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, और जो डेल्टा एक्स है वो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, जिसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, जिसको आप प्रिसिजन भी कहते हैं, और ये इक्वल होता है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के जो आप यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए। तो अगर हम इसकी फ्रैक्शनल अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की रेशियो ले लें मेजर्ड वैल्यू के साथ, तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आती है उसको आप कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये जो मैंने पेंसिल की एग्जांपल ली थी ये वाली, अगर मैं इस केस में अब कैलकुलेट करना चाहूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो ये मेरे पास आएगी, जो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू थी इस केस में डेल्टा एल जो बन जाता है वो थी हमारे पास 0.1, और जो मेजर्ड वैल्यू थी वो 25.5 थी। तो पेंसिल के केस में ये हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगी वो होगी 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5। चूँकि यूनिट्स सेंटीमीटर हैं न्यूमरेटर में भी, लेट मी एक्चुअली राइट इट, तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर यूनिट्स हैं और डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर यूनिट्स हैं। तो आप देखते हैं कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इसके कोई यूनिट नहीं होते, और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 0.004। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप डिफाइन करते हैं कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे देता है। तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थी हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे दे देगी फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू। और आप देख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू हमने इस पेंसिल के केस में 0.004 निकाली है। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी 0.042
परसेंट। तो इतने परसेंट जो है ये इसके अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। बाय द वे, ये जो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं, इन्हीं को आप एरर भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, ये असल में बुनियादी तौर पे हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और बाकी जो सारी इसके अंदर ब्रीक बीनियाँ हैं, ये सारी इसकी डेफिनेशंस जो हैं, जो नाम आप सुनते हैं, वो इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि प्रीसियन डिपेंड करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या है, और जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि कोई क्वांटिटी जो है उसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लेट मी एक्चुअली क्विकली टेक वन मोर एग्जांपल, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं आपको ये बात कैसे अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। सो लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। ओके, तो ये दूसरी एग्जांपल मैंने ली है, और इस एग्जांपल में मैंने अगेन कोई फिजिकल क्वांटिटी ली है। लेट्स से अगेन ये हम लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी और पेंसिल की, और जो उसकी वैल्यू हमने मेजर की है, इस बार हमने वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ किया है। हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कम होता है मीटर रॉड की निस्बत, जो हमने पहले वाले एग्जांपल में यूज़ किया था। तो ये हमारी जो मेजरमेंट है ये है वर्नियर कैलिपर्स से। तो जो वर्नियर कैलिपर्स का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो कम होता है मीटर रॉड से, और हमें पता है कि जो प्रीसियन है वो प्योरली डिपेंड करती है कि लीस्ट काउंट कितना है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो 0.001 है, जबकि ये पहले वाली एग्जांपल के केस में जो हमने मीटर रॉड से मेजरमेंट की थी उसमें हमारे पास जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी वो 0.1 थी। तो जो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से अब हमने मेजरमेंट की है, इट्स 10 टाइम स्मॉलर देन द प्रीवियस मेजरमेंट। अगर ये 10 गुना कम है तो इसका मतलब है, और हमने ये भी कहा है कि ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है यही हमें बताती है कि आपकी मेजरमेंट प्रीसाइज है या नहीं है। तो ये हमारी मेजरमेंट, जो दूसरी मेजरमेंट है, इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारी ये मेजरमेंट पहली मेजरमेंट से 10 गुना ज़्यादा प्रीसाइज है। इट्स 10 गुना 10 टाइम्स मोर प्रीसाइज। लेकिन मोर प्रीसाइज होने का मतलब ये नहीं है कि ये मोर एक्यूरेट भी हो। आपको याद होगा कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी चेक करनी पड़ती है। ओके, तो चलें हम इस दूसरी एग्जांपल में जो हमने मेजरमेंट के लिए की है उसके लिए फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी चेक करते हैं। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये है हमारे पास इस केस में डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.01 और जो एक्स की वैल्यू है वो है 0.45, और इसकी जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.02। और जब आप यहाँ से परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम हासिल करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका मतलब है कि हमें अब 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 2%। तो हमारे पास इस केस में जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो 2% है। अगर आप देखें तो जो हमारे पास पहली एग्जांपल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी वो 0.04% थी। तो क्लियरली जो 2% है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कंपेयर टू 0.04%। तो ऑल दो इस सेकंड मेजरमेंट के अंदर जो दूसरी एग्जांपल है हमने ज़्यादा प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, यानी प्रीसियन जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एक्यूरेसी थी हमारी मेजरमेंट की वो कम है। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इन द स्टार्ट कि दोनों एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत सटल है, बहुत अहम है, बहुत नफीस है।
ओके, तो ये डिफरेंस है कि एक क्वांटिटी जो है वो लाजमी तौर पे दूसरी क्वांटिटी को इम्प्लाई नहीं करती। मतलब अगर आपकी मेजरमेंट प्रीसाइज है तो ये लाजमी नहीं है कि जो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो इन दो एग्जांपल्स से आप देख सकते हैं कि आल्दो दूसरी मेजरमेंट जो थी वो ज़्यादा प्रीसाइज थी लेकिन वो लेस एक्यूरेट थी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो प्रीसिजन है इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, और जो एक्यूरेसी है उसको फाइंड करने के लिए आपको उस मेजरमेंट के अंदर फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ती है। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है तो जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू एनी अदर मेजरमेंट। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर आ सकते हैं जिनमें हमें ये अनसर्टेनिटी जो है उसको असेस करना पड़ता है कि हमारी जो मेजरमेंट हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अलजबरिकली एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इस तरह की बहुत सारी केसेस हैं जो हम कर सकते हैं। पावर आ सकती है हमारे पास किसी क्वांटिटी की या किसी फार्मूले में। तो हमने ये देखना है कि इन सारी टाइप्स के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रिसिजन को और एक्यूरेसी को। ओके, तो हमारे पास जो पहला केस आता है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आता है कि हम कैसे अनसर्टेनिटी चेक करेंगे जब दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों। आपको एक बात बस माइंड में रखनी चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा एक जैसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर होती है। यानी आप डिस्टेंस को डिस्टेंस में ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप एप्पल्स को बनानास में ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल यही काम मैथ में भी होता है, फिज़िक्स में भी होता है। यू ओनली ऐड क्वांटिटीज़ ऑफ सिमिलर काइंड। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि अनसर्टेनिटी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाउ डू वी कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिज़िकल क्वांटिटीज़। फर्ज करें कि हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास कोई मेजरमेंट होती है तो उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं उसके रिजल्ट्स, तो उनकी जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह की होती है x प्लस माइनस डेल्टा x। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास फ़र्ज़ करें दो मेजरमेंट्स हैं। तो दो मेजरमेंट्स में जो दो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे x एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है, अगर मैं दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ y से तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो y प्लस माइनस डेल्टा y होगी। ओके, ये फॉर्म अब ये आपको पता है। और ये x और y दो क्वांटिटीज़ हैं ऑफ सिमिलर टाइप। वेलोसिटीज़ हो सकती हैं, फोर्सेस हो सकती हैं, डिस्टेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इनकी काइंड जो है वो सिमिलर है। और डेल्टा x और डेल्टा y जो है ये इनकी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है, जिसको दूसरे अल्फाज में आप प्रिसिजन भी कहते हैं या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। अब मैं अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करता हूँ तो ऑफ कोर्स जो इनकी एडिशन का रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो कोई तीसरी क्वांटिटी आएगी। और चूँकि हम ये कह रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ सेम टाइप की हैं तो जो तीसरा हमारे पास क्वांटिटी आनी चाहिए वो भी सेम टाइप की आनी चाहिए। मतलब अगर हम फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी फोर्स ही होगा। लेकिन चूँकि हम सिंबल एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं तो फ़र्ज़ करो कि जो इनका रिज़ल्टेंट आता है ना हमारे पास वो एक क्वांटिटी z आता है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इनका वो बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि z किसके इक्वल है और डेल्टा z किसके इक्वल है। तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z जो हमारे पास रिजल्टेंट आना चाहिए, और ये इक्वल होगा एडिशन के दोनों क्वांटिटीज़ के। तो हमारे पास जो पहली क्वांटिटी है वो है x प्लस माइनस डेल्टा x, और फिर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर दूसरी क्वांटिटी को जो है हमारे पास y प्लस माइनस डेल्टा y। मैं दरअसल आपके लिए एक जनरल फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ कि जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट की वैल्यूज़ दी हुई हो अलॉन्ग विद देयर अनसर्टेनिटीज़ को, और उनको हम ऐड करना चाहें तो उनकी एडिशन के अंदर जो फाइनल अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी। यानी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ डेल्टा z के अंदर, क्योंकि हमें पता है अगर मैं x और y को ऐड करूँ तो उनका रिज़ल्ट तो x प्लस वाई आ जाएगा। दैट्स सिंपल इनफ। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं उनको ऐड करता हूँ अलॉन्ग विद देयर अनसर्टेनिटीज़ तो फिर अनसर्टेनिटीज़ हम जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा
उसमें अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यही आपका टॉपिक है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ प्रीटी सिंपल। आप x को x में ऐड करें तो ये हमारा x को y में ऐड करें तो ये हमारा रिज़ल्ट बन जाएगा x प्लस वाई। इसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेता हूँ, फिर हमारे पास साइन आएगा प्लस माइनस का, और फिर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। देखिए मैंने इनको ऐड कैसे किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले ये किया है कि इस x को y के अंदर ऐड किया है, ओके। और ये जो दूसरा था मेरे पास जो डेल्टा x था, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस वन, जो मेरे पास डेल्टा x था उसको मैंने डेल्टा y में ऐड किया है। तो ऐसे मैंने इनको ऐड किया है। एक और चीज़ नोट करें कि जब मैंने x को y में ऐड किया है तो इनके दरमियान प्लस का सिंबल था, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई यूज़ किया है। जब मैंने डेल्टा x को डेल्टा y में ऐड किया है तो इनके अपने साथ जो सिंबल थे वो प्लस माइनस का था, और यही वजह है कि प्लस माइनस इन दोनों में से कॉमन आ गया है, तो इनके दरमियान जो सिंबल बचा है वो प्लस का बचा है, ओके। और अब आप देख सकते हैं कि अब अगर ये लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास था z प्लस माइनस डेल्टा z, और इधर से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को बराबर होना है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर होना है, तो लाजमी तौर पे जो z है वो x प्लस वाई के इक्वल है, और जो डेल्टा z है वो डेल्टा x प्लस डेल्टा y के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई एज वी एक्सपेक्टेड, और जो डेल्टा z है ये इक्वल है हमारे पास डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और ये डेल्टा z ही वो क्वांटिटी है जो हम देखना चाह रहे थे, बिकॉज इट टेल्स अस द अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। और चूँकि डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये हमारे पास इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास जनरल प्रूफ था इसका। लेट मी टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमने मेजरमेंट की है, और वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो x1 और x2 से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो x1 जो है उसको हम लिखते हैं x1 प्लस माइनस डेल्टा x1, और इसकी जो वैल्यू, जो भी एग्जांपल ये इट्स प्रोबेबली द डिस्टेंसेस। तो जो हमारे पास बुक में एग्जांपल है उसकी वैल्यू है उसमें इसकी वैल्यू है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारे पास x1 जो पहला डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, और जो x2 मेजरमेंट है उसको हम लिखते हैं x2 प्लस माइनस डेल्टा x2, और ये बराबर है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं, और अगेन उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है जो प्रेजेंट किया गया है उनको x प्लस डेल्टा x1 और x2 प्लस डेल्टा x2 की फॉर्म में किया गया है। तो इट्स जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल इस रिज़ल्ट की तरह। तो इनका जो रिज़ल्ट आना चाहिए सम का, वो z जो है वो क्या होना चाहिए हमारे पास z, इस केस में हमारे पास x1 प्लस x2 है, तो जो z है हमारे पास वो है सिंपली x1 प्लस x2, और ये हमारे पास आता है 10.5 प्लस 26.8 सेंटीमीटर। आपने यूनिट्स नहीं भूलने इनके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 36 और 37.3, और ये हमारे पास था z की वैल्यू। और जो डेल्टा z है हमारे पास वो बनेगा, इसको कहते हैं हम डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, और दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0.1 हैं, तो 0.1 प्लस 0.1 यूनिट्स इनके सेंटीमीटर हैं, तो ये बन जाएंगे 0.2 सेंटीमीटर।
तो जो इनमें अनसर्टेनिटी आई है वो 0.2 सेंटीमीटर की आई है। बाय द वे बुक के अंदर इनका डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है x2 माइनस x1। मैंने यहाँ पे उनका एडिशन कैलकुलेट कर लिया, बट इट डजंट चेंज द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो जब आप फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट में आप लिखेंगे सो ये था हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट। लेट्स राइट इट एज जैसे हमने लिखा है z प्लस डेल्टा z। तो इसको आप प्रेजेंट करेंगे 37.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है इस एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। जो मेन चीज़ थी ना वो अनसर्टेनिटी थी, और ये वाली जो है ना ये वाला जो फाइनल रिज़ल्ट हमने निकाला है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये वो रिज़ल्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रही है तो जो उनका फाइनल रिज़ल्ट आएगा ना, उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी इट विल सिंपली बी द सम ऑफ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़। तो ये एक सेंटेंस आपको याद रखने के लिए है आपके, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो अनसर्टेनिटी है, टोटल अनसर्टेनिटी होती है, दैट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिस इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट। चाहे आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो लेकिन अनसर्टेनिटी जो है इट विल स्टिल ऐड अप। ओके, तो जो टोटल अनसर्टेनिटी रिजल्ट में आती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में वो ऐड होती है। जो नेक्स्ट हमारे पास केस है वो मल्टीप्लिकेशन का है। लेट मी सी। तो हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ भी चाहिए। तो फ़र्ज़ करें कि अगेन हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो दूसरा केस है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वही दो क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास पहले भी थी, यानी x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं z प्लस डेल्टा z। और एक बात और याद रखें कि इस केस में x और y जो हैं ये मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, बिकॉज़ हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हम दो मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक अगर हमारे पास फोर्स है, फ़र्ज़ करें x फोर्स है, तो y जो है वो वेलोसिटी हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास अलाउड है। तो इनका रिज़ल्ट भी हमारे पास z प्लस डेल्टा z की फॉर्म में आना चाहिए, और डेल्टा z जो है ये अनसर्टेनिटी है फाइनल रिज़ल्ट के अंदर जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो z प्लस डेल्टा z हमारे पास इक्वल आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस माइनस डेल्टा y, बिकॉज अब हम दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं जब x को y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा xy। फिर मैं डेल्टा x को y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा प्लस माइनस y डेल्टा x। और उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास डेल्टा x के साथ प्लस साइन है, तो ये बनेगा प्लस माइनस y डेल्टा x। फिर मैं x को डेल्टा y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेल्टा y के साथ प्लस माइनस साइन है, तो ये बन जाएगा x डेल्टा y। और फिर फाइनली मैं डेल्टा x को डेल्टा y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों के साथ प्लस माइनस साइन है जो मल्टीप्लाई हो के भी प्लस माइनस ही रहेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा x डेल्टा y। एंड नाउ हियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये अनसर्टिनिटी होती है ना, ये मेजर्ड वैल्यू के मुकाबले में बहुत कम होती है। यानी हम इन सारे केसेस में जो अजम्पशन ले रहे होते हैं, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दैट, जो हम अजम्पशन ले रहे होते हैं ना वो ये होती है कि डेल्टा x इज़ वेरी वेरी लेस दैन x, एंड सिमिलरली जो डेल्टा y है इट्स वेरी वेरी लेस दैन y। तो डेल्टा x और डेल्टा y जो है ना ये x और y के मुकाबले में बहुत कम होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये आता है कि अगर हम दो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ले लें, यानी डेल्टा x और डेल्टा y का, तो दे विल बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू xy कंपेयर टू दिस रिज़ल्ट। ओके, और इसलिए ये जो लास्ट टर्म है ना इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन सेट इट इक्वल टू 0। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन हेयर। ओके, और ऐसा होता भी है, सिर्फ ये अजम्पशन नहीं है। इनफैक्ट डेल्टा x और डेल्टा y जो है वो x और y के मुकाबले में बहुत कम होती हैं। तो अब आप देखें कि हमारा जो रिज़ल्ट रह जाता है वो सिंपली ये पहली तीन टर्म्स रह जाता है। लेट मी अगेन कॉपी इट फ्रॉम हेयर। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट रह जाता है, पेस्ट, और ये इक्वल था z प्लस माइनस डेल्टा z के। लेट मी राइट इट हेयर,
तो ये है हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z। और अब आप देख सकते हैं राइट साइड को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और सिंप्लीफाई मैं इस तरह करूँगा कि x y पहली टर्म है, फिर मैं प्लस माइनस कॉमन लूँगा और ये हमारे पास बन जाएगा y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y, और ये हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट, और लेफ़्ट साइड है इक्वल z प्लस माइनस डेल्टा z के। अब आप ये देखें कि जैसे मैंने पहले आर्गू किया था कि अगर इस इक्वेशन को इक्वल होना है, यानी लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल होना है, तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे जो हमारे पास z है ये इक्वल होना चाहिए एक्स वाई के, जो कि हमें पहले से मालूम था कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। हम देखना चाहते थे कि डेल्टा z क्या आता है, तो जो डेल्टा z आता है हमारे पास वो इक्वल आता है, अगर ये इक्वेशन इक्वल है तो ये इक्वल आता है y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y। ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन z, कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो ये होगी। दिस इज़ द फार्मूला, दिस गिव्स यू द राइट आंसर। ओके, लेकिन ये फार्मूला जो है ये आप आसानी से याद नहीं रख सकते, जैसे हमने पहले केस में किया था। इस केस में लेट मी गो अप, इस केस में हमने क्या कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड डेल्टा z एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी हमारे पास फाइनल रिजल्ट में, और हमने एक अच्छा तरीका ढूंढा था। हमने सिंपली ये कहा था कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं चीज़ें तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है फाइनल रिजल्ट में, इट इज़ सिंपली द सम ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़। इस केस में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ नॉट सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़। ओके, सो दिस इज़ द राइट फार्मूला। आई मीन अगर आप याद रख सकते हैं, लेकिन हम इस फार्मूला को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, एक ऐसी फॉर्म में ला सकते हैं जो हम आसानी से याद रख सकें। और वो फॉर्म क्या है, आप दोनों साइड्स को डेल्टा z से डिवाइड कर दें, दोनों साइड्स को z से डिवाइड कर दें। तो अगर मैं इनको z से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा डेल्टा z डिवाइड बाई z। लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी डेल्टा z डिवाइड बाई z। राइट साइड पे हमारे पास बन जाएगा y डेल्टा x डिवाइडेड बाई z, और z जो है ये हमने यहाँ पे देखा है कि इसके इक्वल है एक्स वाई के, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा y डिवाइडेड बाई z, और z जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो ये हो गया एक्स वाई। और अब देखें फार्मूला कितनी प्यारी शेप ले लेता है। लेफ़्ट साइड हमारे पास वही आएगी डेल्टा z बाई z, राइट साइड पे y कैंसिल होगा तो पहली टर्म बन जाएगी डेल्टा x बाई x, और जो दूसरी टर्म है वो बन जाएगी डेल्टा y बाई y, क्योंकि x कैंसिल होगा। एंड नाउ दिस इज़ इन वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म, उस फॉर्म में जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। और इस केस में हमने, आपको याद होगा इस लेक्चर के स्टार्ट में हम नॉट, ओके लेट मी गो अप, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया था कि जो डेल्टा x बाई x है वो हमारे पास होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ओके, तो ये हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ ऐड। तो ये जो दूसरा केस है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, उस केस में हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो ये अगेन हमारे पास एक आसान तरीका है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का उन सिनेरियोज़ में जहाँ पे हमारे पास एडिशन या जहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ रही होती है। जस्ट रिमेंबर दैट कि यू विल इवेंचुअली कैलकुलेट दिस वन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बिकॉज आपका रिजल्ट जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में होता है। लेकिन इस तरीके से आपको फार्मूला याद रखने में आसानी होती है। यू विल स्टिल बी कैलकुलेटिंग डेल्टा जी। तो अगर आपने इस फार्मूला को, आपको याद है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऐड होती है, तो आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के एडिशन का फार्मूला लिखेंगे और फिर इस z को राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी ये वाली इक्वेशन जो है ये इस वाली इक्वेशन में वापस बदल जाएगी। लेकिन ये वाली इक्वेशन जो है इसको याद रखना आसान है, इसलिए आपकी बुक में भी ये मेंशन किया गया है कि इन केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड। उन्होंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मेंशन नहीं किया। लेकिन रिमेंबर कि इधर से इस इक्वेशन से जब आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वापस यही इक्वेशन आएगी। एंड आई एम गोइंग टू डू दैट विद एन एग्जांपल। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में ही है और एग्जांपल है ओहम्स लॉ के रिलेटेड।
ओहम्स लॉ जो है ये बताता है कि ये हमारी जो बिजली की तारें होती हैं इनमें करंट कैसे फ़्लो करता है। ये आप सेकंड ईयर में चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है ओहम्स लॉ की, और ओहम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना उसको आप लिखते हैं V इक्वल्स I टाइम्स R। ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है या इसको वोल्टेज कहते हैं। ये वो चीज़ है जो तारों के अंदर करंट को मूव कराने की मूजिब होती है। ये जो I है ये यहाँ पे करंट है, और जो R है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये चीज़ आप सेकंड ईयर में फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे, और अगर आप फ़िज़िक्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सो आप इसको सेकंड ईयर में पढ़ेंगे फ़िज़िक्स में। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है बुक के अंदर, उन्होंने कहा हुआ है कि जो वोल्टेज की वैल्यू है ना, उन्होंने ये हमें वैल्यू दी हुई है कि जो वोल्टेज है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी इन इट, ये है हमारे पास 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। वोल्टेज के यूनिट वोल्ट होते हैं। और सिमिलरली जो करंट है ना तार के अंदर इस वोल्टेज की वजह से, उसको आप लिख सकते हैं I प्लस डेल्टा I, और ये हमारे पास इक्वल है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। करंट के यूनिट्स एम्पेयर होते हैं। बाय द वे एम्पेयर को आपने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है, वन ऑफ द बेस यूनिट्स। तो कहा गया है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ना वो है रेजिस्टेंस, कि ये क्या है, और डेल्टा आर जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी है ना वो क्या है। यानी हमने कैलकुलेट करना है फाइनल रिज़ल्ट आर प्लस माइनस डेल्टा आर। दिस इज़ द क्वांटिटी दैट वी वांट टू कैलकुलेट। और आप इस फार्मूला से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, अगर हम उसका फार्मूला लिखें तो वो इक्वल आता है V/R के। तो यहाँ से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है ना वो है V डिवाइड बाई R नहीं, V डिवाइड बाई I के बराबर। तो ये आपके पास डिवीजन का केस आ गया है। तो हमने जो अभी यहाँ पे फार्मूलाज ड्राइव किए थे ना उनको यूज़ करना है। तो ये देखें, इस केस में Z जो है वो R बन जाता है। तो R जो है वो सिंपली हमारे पास क्या होगा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन का केस लिया था तो XY था, लेकिन जब हम डिवीजन का केस लेंगे तो X/Y बनेगा। तो इस केस में हमारे पास जो ये अगर आप पीछे वाले से रिलेट करते हैं तो ये बनना चाहिए X/Y, और जो X है इस केस में वो हमारे पास वोल्टेज के इक्वल है, और जो Y है वो हमारे पास करंट के इक्वल है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। R इक्वल्स V डिवाइडेड बाई I, R इक्वल्स V डिवाइडेड बाई I, और V की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5.2, और जो I की वैल्यू है वो है हमारे पास 0.84। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम द बुक, ये है हमारे पास 6.19, और इसको आप कहते हैं ओहम। और ओहम जो है ना, ये सिंबल जो है ओमेगा, इसको ओहम कहते हैं, और ये इक्वल होता है वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पेयर। आप इसको इधर से देख सकते हैं कि वोल्टेज के यूनिट्स वोल्ट थे तो वोल्ट ऊपर आ गए, और करंट के यूनिट एम्पेयर थे तो वो नीचे आ गए। लेकिन इनकी रेशियो को आप ओहम कहते हैं, क्योंकि ये ओहम लॉ है तो इसलिए इसका नाम जो है वो ओहम है, लेकिन ये सिंबल जो है ओमेगा है। तो खैर ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमने डेल्टा Z यानी डेल्टा R कैलकुलेट करना है। डेल्टा R कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने फार्मूला क्या लिखा है, इधर हमने ड्राइव किया था ये वाला फार्मूला, कि डेल्टा R का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। ओके, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि ये फार्मूला याद रखना थोड़ा आसान नहीं है। ये फार्मूला याद रखना आसान है, तो मैं इसी फार्मूला से शुरू करने लगा हूँ। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा R बाई R। अब मैं अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने लगा हूँ, तो डेल्टा R डिवाइड बाई R ये किसके इक्वल आएगी, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। अब जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल आ जाएंगे। तो अब इनको मैं अगर सिर्फ चूँकि मुझे डेल्टा R चाहिए तो मैं R को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो R मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा डेल्टा V बाई V
प्लस डेल्टा आई बाई आई। ओके, तो ये मेरे पास बन जाता है। तो अब आर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, कितनी है 6.38। डेल्टा वी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे थी, जो वोल्टेज में अनसर्टेनिटी थी वो 0.1 थी, और जो करंट में थी वो 0.05 थी। तो ये बन जाएगा 0.1 डिवाइड बाई जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 5.2, प्लस जो करंट में अनसर्टेनिटी थी दैट वाज 0.05, और जो करंट की वैल्यू थी वो थी 0.84। तो आप इस अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये सारी जो वैल्यू हमारे पास आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, लेट मी सी कितनी आती है, और ये है 0.487, 0.487 ओहम अगेन। और जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.87 जो है ये 0.987 जो है ये 9 बन जाएगा, तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.45। लेकिन आपको याद होगा अब कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे तो हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि जो हमारे फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी होती है ना, उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं जो लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू होती है आपकी, यानी जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेजर्ड वैल्यू में वो ये वाले हैं, अनसर्टेनिटी में वो ये वाले हैं 0.1, यानी आप एक सिग्निफिकेंट फिगर रख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें इसको भी, सॉरी इसको मैंने 0.45 लिखा है, ये 0.49 होना चाहिए। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं फाइनल रिज़ल्ट की अनसर्टेनिटी में वो भी 1 होने चाहिए। तो जब आप 49 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.5 बनेगा। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी यानी फाइनल रिज़ल्ट आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए वैल्यू रेजिस्टेंस की जो हमने कैलकुलेट की है 6.19 प्लस माइनस 0.5। तो ये अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट है अलॉन्ग विद यूनिट्स ओहम एंड अलॉन्ग विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाती है आर प्लस माइनस डेल्टा आर की। मेरे पास 3 रूल और हैं, बट आई थिंक आई शुड लीव इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पावर आ रही हो तो उसकी अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और 2 और केस हैं, एक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है और एक एवरेज वैल्यूज़ वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।